हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। आप लोगों का अमर्श अकेडमी में स्वागत है। मैं विनय पाल आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, जो कि साइंस का अध्याय फर्स्ट है। वो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान का पार्ट है। तो आप लोगों को क्या पार्ट फर्स्ट पढ़ाएंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने आम भाषा में पदार्थ को तो पढ़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं पदार्थ को हम कह सकते हैं कि जिसको हम छू सके या जिसको हम देख सके, जिसको छू सके या जिसको हम लोग देख सकें या जिसका अनुभव कर सकें या जिसका स्पर्श किया जा सके, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। यानी मैं अगर आपसे बात करूं कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए, यदि मैं आपसे पूछूं, सवाल करूं कि आप पदार्थ को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे उसको परिभाषित करेंगे? ठीक है, तो आइए बच्चों आपको हम दिखाते हैं। ठीक है तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, मेरा कहने का मतलब है पदार्थ की परिभाषित करने की जो बता रहे हैं। ठीक है, तो पदार्थ को परिभाषित करेंगे तो वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे कुछ स्थान या स्थान मतलब आयतन, कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, तो क्या हो, जहां पर रखा होगा तो वो जगह को घेरता है। ठीक है, तो वही इसमें कहने का मतलब वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे कुछ स्थान आयतन घेरती हैं। ठीक है, इसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे आप लोगों के पदार्थ के बारे में आपको बता ही रहे हैं, चर्चा भी उसी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता रहे हैं कि पदार्थ के बारे में, तो आपको आपके आसपास, आपके अगल बगल आसपास जो भी चीजें हैं उन पे आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। जैसे मेरे पास अभी क्या है? पेन है ना बच्चों? ठीक, मेरे पास ये क्या मार्कर है, ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, और अब जो ये शर्ट पहने हुए बच्चों, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। छत में जो फैन लगा हुआ बेटा दिख रहा है आपको ऊपर? ठीक है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। जो दीवार दिखी है, ये देखिए, ये जो दीवार है ये भी पदार्थ है। ये जो बोर्ड है ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या क्या है। ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन में आपसे ये सब चीजें नहीं पूछेगा, आपसे कुछ अलग पूछेगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से नहीं आएगा। एग्जाम में जो आएगा कुछ अलग आएगा। जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन करेगा कि बताइए प्रेम पदार्थ है या नहीं है। बताइए बच्चों, प्रेम पदार्थ है या नहीं है? हवा पदार्थ है या नहीं है? तो आप लोगों को बच्चों क्या जवाब देना होगा? बताइए। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आप लोगों को क्या बताना होगा बच्चों कि प्रेम पदार्थ नहीं है। ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों को बताना होगा बच्चों कि प्रेम पदार्थ नहीं है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन अभी बताएंगे तो आप उसको क्या बताते? हवा पदार्थ है, क्योंकि हवा में क्या द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं हवा पदार्थ है। ठीक है, अब आपको आगे बात करते हैं पदार्थ के बारे में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ के दो भागों के बारे में पढ़ेंगे, या तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है, या इसको कहते हैं भौतिक गुण, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें जो पॉइंट है पदार्थ का स्वरूप जो है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, या भौतिक गुण। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है उसमें पहला कौन सा स्वरूप है। ठीक है, तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटो? पदार्थ कणों से मिलकर बना। तो इसमें कहने का मतलब पदार्थ जो है, इसका कहने का मतलब है बच्चों कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, अब आपको हम इसका एक प्रयोग करके दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे ये क्या है? ये बीकर है, दिख रहा है बच्चों? ठीक है, हाँ, ये क्या है? बीकर। बीकर में क्या है बच्चों? जल है। बीकर में क्या है? जल है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, बीकर में जल है। ठीक है, जल में क्या है? जल भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक ठीक ठीक, तो जल है, ये जल है। बीकर में क्या है? जल है। जल में भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो है हम ऊपर से 1 चम्मच नमक इसमें डालेंगे। क्या करेंगे? 1 चम्मच
नमक डाल देंगे। तो नमक जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें नमक भी आसानी से घुल जाता है। ठीक, आपने जब नमक को डाला होगा तो आपने देखा होगा कि नमक के कण थोड़ा सा बड़े थे। ठीक है, तो नमक भी क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आसानी से इसमें घुल गया। ठीक है, तो आपको ये चीज यहाँ पर पता चलेगी, जो पदार्थ के कण है, कोई भी बड़ा कण हो पदार्थ का, वो काहे से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नमक का कण तो बड़ा होता है ना, जैसे आपने सेंधा नमक लिया, ठीक है, उसको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा इतना बड़ा पार्टिकल उसको डाल दिया तो क्या होता है बेटा, धीरे 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 करके घुल जाएगा ना पानी में। ठीक है, तो वैसे ही हमने एक चम्मच नमक लिया और इसमें डाल दिया तो क्या हुआ, घुल गया इसमें। तो इससे हमें यह पता चला कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब बात करेंगे पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट बेटा इसमें कह रहा पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जैसे क्या हुआ, हमारे पास एक ये बीकर है, ये हमारे बीकर है। ठीक है, इसमें क्या है, जल है, इसमें जल है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट की एक छोटी सी बूंद, मतलब हल्का सा पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिला दिया। इसमें जल में हमने क्या मिला दिया बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। हमने क्या मिला दिया बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हमने मिला दिया। तो जैसे ही हमने इसको मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे हमने इसमें मिलाया, तो जो पानी का रंग था बेटा वो कैसा पड़ गया, लाल। पानी का रंग कैसा पड़ गया, लाल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो, अब ये जो पानी लाल पड़ गया था, हमने उस पानी से थोड़ा पानी लिया जो दूसरे बीकर में था, उसमें डाल दिया। ठीक है, तो उसमें डाल दिया, तो उसमें लाल पानी था, जैसे ही हमने उसमें भी डाला तो उस पानी का रंग कैसा हो गया बेटा, लाल। ठीक है, तो उसमें कैसा रंग हो गया, फिर हमने तीसरे उसमें डाला, तो क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी होता है कि मतलब जो पोटेशियम था उसके भी कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इस वजह से उसमें क्या उसका रंग चेंज कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और एग्जांपल ले लीजिए बेटा। जैसे क्या हुआ, हमने इसमें क्या हुआ, एक डिटॉल ऑयल आता है ना, ठीक है, डिटॉल ऑयल को हमने इसमें मिला दिया। ठीक, डिटॉल वाले तेल को हमने इसमें मिला दिया 1 चम्मच। ठीक है, 1 ढक्कन या फिर। ठीक है, तो क्या होता है उसमें हमें क्या गंध टाइप में मिलती है, डिटॉल की क्या खुशबू टाइप में आने लगती है। ठीक है, जब इसमें मिलाया तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। ठीक है, इसमें से थोड़ा पानी लिया, इसमें मिला दिया। ठीक है, तो इसमें भी खुशबू आएगी ना, फिर हमने क्या किया, तीसरी बाल्टी में डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे डालेंगे थोड़ी थोड़ी खुशबू में मिलती रहेगी, लास्ट में क्या हो जाए, हल्की हल्की खत्म भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता हो गया कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। देखो यहाँ पे ज्यादा लाल था, इसमें भी तो पानी में भी तो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक, इसके छोटे छोटे कण इसमें गए, उसके साथ मिल गए, फिर इसके कण इसके साथ मिल गए। ठीक है, अब बात करेंगे अगले, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब जो पदार्थ है उसके बीच में जगह पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे ये क्या है, बीकर है। ठीक है, बीकर में क्या है, पानी है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 चम्मच इसमें, 1 चम्मच हमने इसमें नमक या चीनी कुछ भी डाला। ठीक है, तो हमको क्या पता, पानी तो हमको पता है कि यहाँ तक है। ठीक है, तो आपने अगर 1 चम्मच पानी डाला, 1 चम्मच नमक डाला, तो पानी आपको जाहिर सी बात है यहाँ तक कुछ तो बढ़ जाना चाहिए था। मैं बात 1-2 क्वांटिटी की नहीं कर रहा हूँ कि 1-2 किलो आप डालो तो इसमें पानी बढ़े, मैं यहाँ पे छोटी सी मात्रा में कर रहा हूँ, 1 गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने 1 चम्मच इसमें डाला तो आपको क्या देखने को मिला, पानी जहां के तहां था, ऊपर ना नीचे गया ना ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे इसमें आपने नमक डाला तो क्या हो, धीरे धीरे करके वो घुल गया ना। तो यह क्या होता है, जो पानी के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब जगह होती है। तो जो नमक के कण थे उसके बीच में समावेशित हो गए, जो वहां पे जगह खाली हुई थी ना उनके बीच में समा गए, और जो जगह खाली थी उसको पूरी कर दिए। तो अब आपको समझ में आ गया है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, मतलब उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा अगले, पदार्थ के कण
निरंतर गतिशील रहते हैं। आप लोगों का यहाँ पर देखो गतिशील रहते हैं। अब आप लोग जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बेटा। यहाँ पर आप देखिए इसमें कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण हैं उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा पाई जाती होगी ना बेटा। जो पदार्थ के कण हैं उनमें क्या है, गतिज ऊर्जा पाई जाती होगी, तभी तो क्या है गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं उनमें क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब जाहिर सी बात है पदार्थ के कण हैं उनमें क्या है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब ऐसे कण होंगे किसी में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, किसी में कम होगी। जैसे आप क्या करो, वायु में, मैं हवा की बात कर रहा हूं, हवा में क्या होता है बताइए। हाँ हवा में बताइए पदार्थ के कण की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है कम होती है, ठीक है। तो बेटा क्या होती है, वायु में अधिक होती है। जैसे गैस में, ठोस में अलग होगी, गैस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी, ठीक है। अब बात करेंगे विसरण की। बेटा विसरण क्या होता है, ठोस द्रव, मतलब ठोस द्रव जब आपस में मिलते हैं तब क्या होता है विसरण। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। विसरण आप लोग अच्छे से समझिए। ठोस द्रव मतलब, ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब पानी, जब आपस में मिलेंगे तब वहां पर क्या होगा, विसरण, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बेटा देखिए लास्ट जो पदार्थ के कण हैं इसमें लिखना है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब क्या आकर्षित, मतलब एक दूसरे को तोड़ना नहीं, मतलब जैसे क्या हुआ एक दूसरे को आपस में खींचना। ये हाथ मतलब ऐसे है, ये जैसे है पदार्थ के कण, इसको तो अलग नहीं होना, बस ऐसे हाथ बंधा रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने यहाँ पर 3 पदार्थ के कण ले लिया। जैसे क्या हुआ, चाक ले ली, क्या बेटा ले ली, चाक, और रबड़ ले लिया, और लोहा ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, चाक को एक हथौड़ी से उस पर हथौड़ी से वार किया तो क्या हुआ, चाक के जो थे टुकड़े सारे हो गए, मतलब वो टूट गए, बिखर गए। उसके बाद में हमने फिर क्या किया, जो रबड़ थी उस पर हथौड़ी से वार किया तो क्या हो रही थी, फैल रही थी फिर धीरे से आ रही थी, फैल रही थी फिर धीरे से आ रही थी, फैल रही थी फिर धीरे से आ रही थी। तो उसमें क्या थे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, लोहे की। अब लोहे पे जब हथौड़ी से वार किया जा रहा था तो भी बहुत धीरे धीरे फैल रहा था। तो जो है ठोस में सबसे अधिक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रव में कम मात्रा में, और गैस द्रव में कम मात्रा में, और उसके सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है, द्रव में कम होता है, गैस में कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे ज्यादा किसमें आकर्षण होता है पदार्थ के कण, ठोस में। अब बात करेंगे पदार्थ के कण, ठीक है। ये 3 अवस्था में पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो अब बेटा इसके बारे में अभी बताएंगे, इसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अभी जो 3 अवस्थाएं आप लोगों को हल्का सा इसमें बताई गई है, रबड़, लोहा, इसके बारे में थोड़ा बताया जिससे आप लोगों को थोड़ा मिल गया, ठीक है। तो पदार्थ अब जो ठोस होता है इसमें सबसे ज्यादा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फिर द्रव में कम करते हैं और गैस में कम करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए अपनी कॉपी में, तब तक। तो फिर बच्चे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बात कर रहे थे, तो पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे कि कौन कौन सी होती हो, तो आपको बता दिए थे ठोस, द्रव, गैस। तो अब हम उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो अब इसकी अवस्था जानने के लिए तो हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्या, पानी की क्या होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। जैसे कि पानी जब ठोस होता है तो क्या होता है, पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। पानी जब ठोस होता है तब क्या उसकी अवस्था होती है, तब वह बर्फ बन जाता है, ठीक है। जब पानी की अवस्था द्रव होती है तब उसको क्या कहते हैं, तरल, ठीक। और जब पानी की अवस्था गैस होती है तब उसको क्या कहते हैं, वाष्प, ठीक है। मतलब पानी की अवस्था जब ठोस होगी तब उसकी अवस्था कैसी होगी, बर्फ। जब पानी द्रव अवस्था में होता है तब उसकी अवस्था कैसी, तरल, ठीक है। ऐसे ही जब वो गैसीय अवस्था में होता है उसको क्या है, वाष्प, ठीक है। आप देखेंगे ठोस के कण क्या होते हैं, ये कण है। ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और गैस के कण उससे ज्यादा दूर होते हैं, क्योंकि इसमें ठोस में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है कणों के बीच में। इसमें क्या स्पेस होता है, उससे ज्यादा गैस में होता है। अब देखो ठोस का जो आकार है, ठीक है, देखो जो ठोस का आकार है
ये क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। जो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आप देखो द्रव में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, बस क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे क्या हुआ, हमने इस बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, इतना पानी ले लिया। अब इसको हम एक तसले में ऐसे रख देंगे, तो ऐसे है, ठीक है। अगर हम इसको एक इस तरह के बर्तन में रख दें तो पानी की अवस्था ऐसे आयतन में आ रहा। ठीक, अगर हम इसको ऐसे सिलेंडर में रख दें तब पानी, तो क्या उसका आकार क्या निश्चित नहीं होता है, पर आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आप देखो इसमें भी गैस का जो भी क्या आकार ना निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब अगली चीज देखो, आकर्षण बल। सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल होता है इसमें होता है ठोस में होता है। जैसे क्या होता है, ये ठोस है ना, ये ठोस है। जैसे कोई लोहे की राड होती है, वो ठोस होती है, उस पर ऐसे हाथ से मारेंगे कहीं टूटेगी नहीं, टूटेगी ना, तो उसमें क्या सबसे ज्यादा आकर्षण बल। वैसे द्रव में, द्रव मतलब पानी होता है, तो पानी में हम ऐसे हाथ मारेंगे, थोड़ा रुकेगा फिर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आकर्षण बल कम होता है, और इसमें बिल्कुल ऐसे गैस में क्या हवा में हाथ मारोगे तो रुक रहा, देखो जा रहा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोहे की राड पे ऐसे हाथ मारेंगे, देखो रुक जाएगा। ठीक है, ये अब बात करते हैं संपीड़ितता की। संपीड़ितता का मतलब ये होता है, हमने चार ठीक है, एक में हमने ठोस द्रव, ये तुम्हारा ठोस है, ये तुम्हारा द्रव है, और ये तुम्हारी क्या है, गैस। ठीक है, तो इसमें हम इस पे एक प्रेशर दिए, दाब देंगे। जैसे पंप में हवा भरते हैं, उसी तरीके से हम इसमें दाब देंगे। ठीक है, तो अब इसमें दाब देने का मतलब ये हुआ कि अब देखो इसमें द्रव। जब हम ठोस का मतलब एक इसमें अपने जार में क्या भर दिया, बालू भर दी। ठीक है, बालू क्या होती है, ठोस होती है, तो जब उसको दाबेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की ओर दाब उसमें नहीं लगेगी। अब अगर इसमें से हम दाब द्रव में लगाएंगे, द्रव में तो पानी होता है, दूसरे बीकर में क्या है, पानी है, तो जब हम इसमें दाब लगाएंगे तो हल्की फुल्की से, बोतल में पानी होता है तो हल्का सा दाबो तो हल्का सा दबती है, तो वैसे इसमें हल्का सा चेंज होगा, मतलब हल्का सा सिकुड़ेगी बस। उसके बाद में जब गैस का बारी आएगी, जब गैस, इसमें क्या है, गैस, जब इसको दाबेंगे तो ये क्या हो, आराम से दब जाएगी। ठीक है, ये होगा संपीड़ितता। अब इसके आगे आप लोगों को और चीज बताएंगे, थोड़ा इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रफ कर लीजिए। सर पानी है, ठीक है, अब इसमें पदार्थ की अवस्था है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का बताते हैं आपको। ठीक है, अब बच्चों देखो, द्रव में क्या मतलब पानी होता है, द्रव में क्या पानी पाया जाता है। ठीक, द्रव मतलब पानी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे ये क्या हुआ, एक तालाब है या नदी है, कुछ भी है। ठीक है, ये उसके अंदर क्या है, पानी है। पानी के अंदर क्या है, मछली। तालाब में, नदी तालाबों में मछली पाई जाती है, तो हम बात करेंगे कि वो पानी से ऑक्सीजन कैसे लेती है। पानी में क्या होता है, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन, और पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन। और पानी के नीचे से तालाबों में क्या होता है, उसके अंदर पल, वो क्या कहते हैं पेड़ होते हैं ना, ट्री, कुछ होते हैं पेड़ उसके अंदर, तो वो जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेकर रह करते हैं। ठीक है, तो जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CO2। ठीक है, तो ये सब जल के अंदर होता है। ठीक है, जल के अंदर मछली जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है कण के रूप में। ठीक है, मछली होती है ना जल के अंदर, जो भी होते हैं जलीय जीव जंतु, वो ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती है ना, जल में होती है, इस वजह से उसी के कण लिया करती है ऑक्सीजन के धीरे धीरे। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं O2 एक गैस है। ठीक है, जल क्या है, द्रव है। ठीक है, ठोस द्रव जब आपस में, अभी आपको बताया था, ठोस द्रव आपस में मिलेंगे तब विसरण हो गया, द्रव गैस मिलेंगे आपस में तब वहां पर विसरण होगा, जहां पर आपको गतिज ऊर्जा विसरण बताए थे। ठीक है, तो यहां पर किसका निर्माण हुआ, विसरण। और ये पौधे का था CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे गैस। गैस कितनी प्रकार की होती है, दो होती है, एक LPG होती है और एक CNG होती है।
एलपीजी गैस का यूज क्या होता है, बोलो, एलपीजी गैस का प्रयोग, ठीक गुड, ठीक है। तो एलपीजी को कहते हैं इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक। अब एलपीजी गैस आपने सुना होगा कि अस्पतालों में जो सिलेंडर होते हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले सिलेंडर होते हैं कि नहीं, उसमें क्या होता है, एलपीजी गैस की संवेदिता मात्रा में होती है। मतलब ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो गैस होती है जब सिलेंडर में होती है तो द्रव फॉर्म में होती है। मतलब जब ये सिलेंडर में होती है तो द्रव के रूप में होती है, जब बाहर निकलती है सिलेंडर से तब ये ऑक्सीजन गैस के रूप में आती है। ऐसे इस पे गैस पे दाब लगा रहता है, ठीक है। और ये होती है सीएनजी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एलपीजी को क्या किसमें यूज किया जाता है, अस्पतालों के जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें हल्की मात्रा में पाई जाती है, और सीएनजी का यूज होता है वाहन में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो, ज्यादा गैस रहेगा, अच्छा रहेगा, प्राकृतिक गैस, ठीक। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आप लोगों को बताया जब गैस क्या होती है, ये देखो गैस जैसे है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के अंदर गैस है तो इस पे क्या होता है, दाब लगा होता है, सिलेंडर क्या होता है, गैस को दाबे रहता है, तब ये गैस जब सिलेंडर के अंदर होती है तो क्या होती है, द्रव फॉर्म में होती है। और जब ये सिलेंडर से बाहर निकलती है तब ये क्या हो जाती है, गैसीय फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब इसके आगे का नोट कर लीजिए, इसकी सॉल्व ले लीजिए, तब इसके आगे का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पदार्थ की अवस्था के बारे में बता दिया था कि पदार्थ की अवस्था तीन होती, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वो है पदार्थ अवस्था परिवर्तन, मतलब पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस। हमने ये भी पढ़ लिया था कि ठोस के कण कैसे एक दूसरे, ठोस के कण कैसे अरेंज होते हैं, और द्रव के कण कैसे स्थित होते हैं, और गैस के कण कैसे स्थित होते हैं, और इनमें हमने अंतर भी देख लिया था, ठोस में क्या अंतर है और द्रव में क्या अंतर है, इन सबके जो है अंतर भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। जैसे ठोस के कण क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं, ठीक है। द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। अब यही हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, वो कौन सा एग्जाम्पल लिया था, पानी को लेकर समझाए थे कुछ, हाँ ठीक। तो पानी के क्या होते हैं बेटा, विभिन्न रूप होते हैं। जब पानी क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है तब क्या बनता है, बर्फ, ठीक है। और जब पानी द्रव अवस्था में होता है तब क्या बनता है, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होता है तब पानी बनता है, ठीक है। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाता है तो क्या बनता है, वाष्प मिलती है, क्या, वाष्प, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, ठोस से द्रव में जाना, द्रव से गैस का बनना मतलब वाष्प का बनना, ये सब कंडीशन जो है परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है, एक शर्त होती है। शर्त होती मतलब कि एक तापमान के आधार पर और एक दाब के आधार पर, ये दो इसमें शर्तें होती हैं कि मतलब जब ये ठोस से द्रव में जा रहा है, ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या हो रहे हैं, कोई सी जो तापमान है उसमें क्या हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं। तापमान के आधार पर क्या, जब इसमें कोई हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा में क्या मतलब तापमान परिवर्तन करेंगे, तभी ये ठोस से द्रव में जाएगा। तो हमें यही सब चीजें देखनी है, ठीक है। तो अब आपको पता है संगलन, ठीक है। सबसे पहला शब्द आता है संगलन। संगलन का मतलब होता है बेटा गलन,
ठीक है। गलन का मतलब होता है ठोस से द्रव में बनना, मतलब ठोस से द्रव की ओर जाना। तो हमने क्या किया, इसमें क्या होता है, जब हम किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं, जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, इस ठोस में बहुत ज्यादा ऊष्मा दी। ठीक है, तो इसके जो कण क्या होते हैं, जब इसमें हमने ऊष्मा दी तो ठोस के कण क्या होते हैं, बिखरने लगते हैं। मतलब इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, भागने लगते हैं। तो भागते हैं तब इसके कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तब इसके कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ बहुत दूर दूर भागने लगते हैं। तो इसके कण क्या हो जाते हैं ना, दूर दूर हो जाते हैं। इसके कण जो हैं, इसके कण दूर दूर होने लगते हैं, इसके कण दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब द्रव को और ऊष्मा देंगे, द्रव को जब और ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, इसके कण गैस में होंगे तो और दूर दूर हो जाएंगे। मतलब क्या होंगे, वो आकर्षण नहीं, एक दूसरे की तरफ आकर्षण नहीं होंगे। तो उधर क्या होता है, और दूर दूर चले जाएंगे। तो जैसे गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी कि ठोस को जब ऊष्मा देंगे तो द्रव बन जाएगा, जब द्रव में और ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगी, गैस, जिससे हमें क्या मिलती है, वाष्प। अब इसी गैस को हम क्या बना सकते हैं, द्रव बना सकते हैं, द्रव से ठोस बना सकते हैं। इसमें मतलब है ठोस से हम किसी पदार्थ को, ठोस है तो उसको क्या बना सकते हैं, गैस। मतलब पहले द्रव, द्रव से गैस। अगर कोई पदार्थ गैस है तो उसको पहले द्रव करें, द्रव में कन्वर्ट करें, तो फिर उसके बाद में ठोस बना सकते हैं। ठोस क्या मतलब, जैसे क्या हुआ, आम घरों में क्या होता है, कोई गैस है, ठीक है, गैस है, वो ठंडी होगी, ठीक है, ठंडी होकर वो क्या बन गई, द्रव फॉर्म में। ठीक है, द्रव से क्या हुआ, फिर उसको और ज्यादा शीतलन ऊर्जा मिली तो क्या हुआ, इसको ठोस में कन्वर्ट हो, जैसे हम लोग फ्रीज घर में यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर संगलन की, बात करते हैं संगलन के। संगलन का मतलब होता है ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस से द्रव में बनना। ठीक है, ये होता है गलन। गलन मतलब कोई ऐसा तापमान जो ठोस को द्रव में परिवर्तन करे, ऐसा उच्च तापमान, कोई तापमान होगा जो उसको गलाने में समर्थ हो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई और तापमान हो जो गले ही ना, मतलब ऐसा तापमान जो ठोस से द्रव में परिवर्तन करते, परिवर्तित हो जाए। ठीक है, कोई ठोस पदार्थ उसको द्रव मतलब पानी की जैसे बना दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम गलनांक की। गलनांक का मतलब ये होता है जो चीज गल जाए। गल जाए मतलब कि ठोस है चीज, वो गलने के बाद कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री पर गलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि बर्फ कितने डिग्री में गलता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है, कोई चीज होती है गलती है कितने में, केल्विन में। सबसे पहले जो सेल्सियस में आता है बेटा, वो 0 डिग्री सेल्सियस, जो बर्फ का सेल्सियस में गलनांक वो 0 डिग्री है, और केल्विन में हो कितना है, 273.16 केल्विन। ठीक है, ये जो है आपका केल्विन, ये क्या है, एसआई मात्रक है। केल्विन की जो यूनिट है वो क्या है, एसआई। एसआई मतलब क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट होती है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बात करें, जैसे बर्फ का, बर्फ की बात कर रहे हैं तो बर्फ का है। ठीक है, क्योंकि बर्फ क्या होता है, बर्फ के बारे में पढ़ रहे हैं, बर्फ के कण क्या होते हैं, थोड़ा कमजोर होते होंगे, तो क्या होता है, हमने उसको ऊष्मा दी तो गल गए। ऐसे ही अगर हम बात करें लोहे की, लोहे को अगर हम गलाएंगे तो बहुत ज्यादा अधिक ऊष्मा की जरूरत होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर लोहे की जलाएंगे तो वो लोहे, यहाँ पर लोहे के बारे में जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो केल्विन का मान होगा वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा, उसको सेल्सियस में भी जो उसका मान आएगा बहुत ज्यादा होगा। ऐसे अगर हम हीरा को गलाएंगे तब भी हमें बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अत्यधिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, जैसे ये बर्फ। ठीक है, बर्फ के कण क्या होते हैं, हल्का ढीले होते होंगे, आपस में कम आकर्षक होंगे। ठीक है, तो क्या है, जल्दी पिघल जाते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें लोहे के कण, लोहे के कण क्या होते हैं, दूसरे कस के पकड़े होते हैं, इनको पिघलाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती होगी, तब ये एक दूसरे को छोड़ते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे तापमान के आधार पर। ठीक है, तो मतलब तापमान के आधार पर बताते हैं कि जो ये ठोस गलेगा तापमान के आधार पर है, दाब के आधार पर जिसमें परिवर्तन होगा, शर्तें बताई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बेटा पढ़ेंगे कि जैसे कोई आपको यूनिट दे दी, कोई आपको मान दे दिया गया, अब उसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक आपको कोई मान दे दिया गया कि बेटा इसको कोई मान है केल्विन सेल्सियस में दिया हुआ, इसको केल्विन में चेंज कर लो। ठीक है, वो चीज आपको सिखा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आगे चल के आसानी हो जाएगी। ठीक है, गलनांक और संगलन के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि संगलन वो मतलब ठोस से द्रव में बनना, मतलब कोई पदार्थ ठोस है द्रव में परिवर्तन होना, ऐसा ताप जो ठोस को द्रव में परिवर्तित कर दे। ठीक है, अब बात करेंगे
कोई पदार्थ जैसे कोई यूनिट है उसका मान सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक फार्मूला होता है बेटा के सी 273 मतलब के प्लस इक्वल, ठीक है। जैसे किसी यूनिट का मान दे दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केल्विन इक्वल सी का मान कितना है 100 प्लस 273, तो यहाँ पर के का मान कितना आ गया 373 केल्विन। तो यहाँ पर हमने केल्विन निकालेंगे तो केल्विन कितना हुआ 373 केल्विन। अब ऐसे ही किसी का अगर आपको मान निकालना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप फार्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आपसे पहले भी बताए थे कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेकर चलेंगे, हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। ऐसे क्या होगा, आपको पढ़ने में हर एक टॉपिक नोट कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ऐसे मैं आपको सारी थ्योरेटिकल दिखाता रहूंगा जिससे आपको क्या होगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो सारे नोट्स आप क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में, ठीक है। संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। मतलब ऐसा कोई कार्य किया जाए वो चीज दिखे ना, ऐसी ऊर्जा दी जाए या ऊष्मा दी जाए तो कार्य दिखे ना, गुप्त रहे, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक। ये हमारे पास क्या एक बीकर है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया है, तापमापी थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे हमने ऊष्मा देना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसके नीचे ऊष्मा देना शुरू कर दिया, ठीक है। ऊपर ये तापमापी थर्मामीटर ये क्या बताता है, तापमान को बताता है, ठीक है। तो संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा का कहने का मतलब बेटा ये है बच्चों कि मतलब ये ऊष्मा हम देते रहे, ठीक है। बर्फ क्या हुआ, धीरे धीरे गल गया, बर्फ धीरे धीरे गलता गया, लेकिन इसका जो तापमान था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई भी इसका मेजर नहीं बताया कितने डिग्री तक ये गला, इसका कोई टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ कि हल्का सा भी कोई बदलाव हुआ, ठीक। ऐसे ही क्या हुआ, बहुत ज्यादा जब ऊष्मा दी तब पूरा गल गया, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हमने ये सोचा कि मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता कि ऊष्मा गई तो गई कहाँ, तो यहाँ पर आप सीधा कह सकते हैं कि वो जो ऊष्मा हम बर्फ को गलाने में दे रहे थे, पिघलाने में, तो सब कहाँ चली गई, उसको पिघलाने में व्यक्त हो गई। यहीं पर अगर हम इस पर कोई दाब दे दें, जहां पर हमें अगर इस पे कोई दाब लगा दे तब जाके ऊष्मा दे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वाष्प होगी बाहर नहीं जा पाएगी, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जल्दी ही गल जाएगा, ठीक है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए आपने समझ गया कि ये ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा। बर्फ को गलाने में जो भी काम किया गया वो सब क्या है, गुप्त गई ऊष्मा, कहीं दिखी नहीं, उसी बर्फ को गलाने में ही चली गई। तो यहाँ पर वही इसी को डिफाइन किया गया है, मतलब इसकी परिभाषा है संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर मतलब क्या होता है बेटा कि वायुमंडल में दाब बहुत होता है, वायुमंडल में दाब बहुत होता है, मतलब ये सब क्या दाब है, मतलब दाब में दबा रहता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, जिसको मैं गलाऊं, ठीक है। इसको गलाने में जो भी ऊर्जा लगी वो सब क्या होती है, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा होती है, वो होती है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। यहीं पर आपको गलनांक हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, क्वथनांक की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वथनांक की, ठीक है। तो ये हो गई संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वथनांक की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, इसके आगे टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्वथनांक के बारे में जान जाइए। क्वथनांक का मतलब कहना वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान द्रव उबलना शुरू हो जाए, मतलब पानी क्या हो जाए, ठोस से द्रव बन जाए। पानी क्या हो, जो ये पदार्थ था बर्फ, ठोस से द्रव बन गया, लेकिन क्या हो, उबलना नहीं शुरू हुआ। तो जहां पर पानी क्या होता है, जहां पर पानी उबलना शुरू हो जाए वो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है, मतलब वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे बात करें हम यहाँ पर, ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक ये पतीला ले लिया। ठीक, ये हमारे पास एक कुकर है। ठीक, इसमें सीटी लगी, इसमें जल रहा। ठीक, इसके नीचे हमने उष्मा दी, इसके नीचे हमने उष्मा दी। ठीक है, तो हमने क्वथनांक को आपको समझा रहे हैं। ठीक, संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा मतलब क्या हुआ, ठोस से द्रव तो बन गया। संगलन का मतलब होता है ठोस से द्रव बना, ठोस से द्रव तो बन गया, लेकिन पानी क्या होता है, उबलना शुरू नहीं हुआ। और आपको ये भी बता दिए थे कि जो ठोस से द्रव बना, लेकिन सारा क्या जितनी भी ऊष्मा लग गई सबकी वेस्ट हो गई, ऊष्मा खत्म भी हो गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, कोई जो तापमान था उसके तापमान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले 35 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको गर्म किया, तब भी इसको क्या मिला, टेम्परेचर मिला 35 डिग्री, तब भी ये गर्म नहीं हुआ, उबलना नहीं शुरू हुआ। फिर हमने क्या किया, एकदम से इसमें 70 दे दिया, तभी भी कोई बदलाव नहीं आया। जब हमने इसको 98 दिया सेल्सियस में, तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ही हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया तो क्या हुआ, पानी उबलना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे ही कुकर में क्या होता है, इसमें इतना फर्क होता है, कुकर में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, बंद होता है, इस पे दाब लगता है, इसमें क्या होता है, भाप नहीं निकलेगी बाहर। ठीक, इसमें क्या भाप बाहर निकला करती है। इस वजह से जैसे ये पानी अगर 10 मिनट में बॉयल हो रहा, उबलना शुरू हो रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 मिनट में पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वथनांक का मतलब यह होता है जहां से पानी उबलना शुरू हो जाए, मतलब वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जल का केल्विन में जो उबलने का पॉइंट है, केल्विन में कितना होता है, 373, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर देखिए इतना अगर आप गर्म पानी से जल गए, ठीक है, इतने जलन नहीं होगी, आप यहाँ भाप से जल गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो मतलब इससे ज्यादा ये आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा मतलब क्या, हमने ठोस से द्रव तो बना लिया, क्या किया हमने, ठोस से द्रव तो बना लिया, अब हमको द्रव से गैस में बनाना, मतलब द्रव को और ज्यादा ऊष्मा देंगे तब हमें क्या मिलेगी, वाष्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसमें थोड़ी बस चेंज करना, मैटर यही रहेगा। ठीक है, सब कुछ आप लोग इसी में मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे, और क्या होगा, अब हमको मतलब ठोस से जब द्रव की ओर जाएगा तो पानी गलेगा नहीं। अभी जब हम ठोस से द्रव की ओर बना रहे थे तो क्या होता था, पदार्थ जो था गल रहा था। अब द्रव से जब गैस की ओर बनाएंगे तो क्या होगा, पदार्थ उबलेगा, तब जाके हमें वाष्प मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वायुमंडलीय दाब पर, अब हम क्या बनाएंगे, ठोस से द्रव के बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, द्रव को उसके क्वथनांक, मतलब यहाँ पर गलनांक लिखा था, यहाँ पर क्या होगा, क्वथनांक होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्वथनांक पर मतलब किसमें, द्रव से गैस की ओर, द्रव से गैस से बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन, उसे हम वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है,
वायुमंडलीय दाब पर जब क्या होगा, द्रव, ठोस से द्रव तो बन गया, अब हमको द्रव से गैस में मतलब वाष्प चाहिए, ठीक है। तो द्रव का मतलब जब ठोस से द्रव बना तो हमें क्या मिला, पानी, ठीक है। तो अब हम द्रव को और ज्यादा जब उसमें उष्मा देंगे तो हमें गैस से क्या मिलेगी, वाष्प मिलेगी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या भी इसमें और ज्यादा उष्मा देंगे तो हमें गैस मिलेगी, गैस से हमें क्या मिलेगी, वाष्प, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की प्रसूति उष्मा कहते हैं। क्वथनांक के बारे में जान ही चुके हैं, गलनांक भी जान ही चुके हैं, संगलन आप जान ही चुके हैं और वाष्पीकरण आप जान ही चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे दाब के बारे में, ठीक है, कि कैसे जैसे ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें आपको दाब के बारे में बताएंगे कि किसमें कितना दाब लगाएंगे तो ठोस गैस है तो उस पर अगर इतना दाब लगाएंगे तो कैसे द्रव में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए और नोटबुक, पेन हमेशा अपने पास रखिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक को आप क्लियर करते चले, ठीक है बच्चों। तो आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और अपना नोट कर लीजिए, इसके आगे टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अभी तक तापमान के आधार पर पढ़ चुके थे, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तापमान के आधार पर। उसमें क्या था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दाब का प्रभाव, ठीक है। दाब का मतलब गैस, गैस से क्या बनेगा, द्रव, द्रव से कैसे क्या बनेगा, ठोस। हमें इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ये 3 सिलेंडर है, 1 2 3, ठीक है, 3 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर में क्या है, गैस, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, आपको लोग संपीड़न के बारे में बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिस्टन, ये क्या, पिस्टन के द्वारा जब हम इसमें दाब देंगे, ठीक है, तो इसके गैस के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब इसको हम पिस्टन के द्वारा इस पर दाब देंगे तो क्या होता है, गैस के कण जो दूर दूर होते हैं तो क्या आ जाएंगे, सब पास पास आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, पास पास आएंगे। जब इसमें और हम दाब देंगे तब क्या हो जाएगा, इसमें ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे गैस, ठीक है। गैस, जब आप लोगों को ये तो पता होगा, जब ये गैस होती है, जो गैस सिलेंडर होते हैं, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। गैस पे हमने इतना ज़्यादा दाब दिया कि वो द्रव अवस्था में आ गई। आप लोगों को पता है, जब ये गैस सिलेंडर, जैसे क्या ये एक गैस सिलेंडर है, इसके अंदर गैस होती है, तो वो आप लोगों को पिछली बताए थे कि जो गैस होती है, गैस सिलेंडर के अंदर होती है तो किस फॉर्म में होती है, द्रव फॉर्म में, ठीक है। जब वह पाइप से निकलकर बाहर जाती है, जब वो पाइप से निकलकर बाहर जाती है तब किस फॉर्म में आ जाती है, गैस फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों को इतना पता हो चुका। अब देखो, जब गैस में इतना दाब दिया गया तब ये द्रव अवस्था में आ गई, ठीक है। अब द्रव से क्या होगा, जब और इसमें पिस्टन से दाब देंगे तब क्या आ जाएगी, इसके कण क्या हो जाएंगे और पास पास हो जाएंगे, ठीक है। तो किस में चली जाएगी, ठोस में। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, यहीं पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ मतलब ठोस CO2, ठोस CO2, ठोस CO2 किसे कहते हैं, ठीक है। तो ठोस CO2 मतलब होता है शुष्क बर्फ, ठीक है। ठोस CO2 मतलब शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, ठीक है। मान लो क्या होता है, इस सिलेंडर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ठोस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर दाब लगाएंगे तो किस में जाएगी, द्रव, द्रव से ठोस में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आप लोगों को बुक में लिखी है, तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ के बता दिया, नोट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या मतलब, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या आता है, ठोस होता है, ठोस। तो इसमें क्या होता है, इसका कहने का मतलब है, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 ATM हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस
में परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम लोग ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मतलब कह रहा है जो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जब इस पर हम लोग जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इस पर क्या होता है, हम लोग जब इस पर वायुमंडलीय दाब लगाते हैं कितना, 1 atm, कितना लगाते हैं 1 atm, ठीक है, किस पे, ठोस CO2 पे, ठीक है, ठोस CO2 पर लगाते हैं 1 atm तक। तो क्या होता है ये बिना द्रव अवस्था में आए बिना ये द्रव अवस्था में नहीं आता, डायरेक्ट किस में चला जाता है, ठोस में चला जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब पर 1 atm हो तो 1 atm से ज़्यादा जब दाब लगाया जाता है, कितना, 1 atm से ज़्यादा दाब लगाया जाता है तब वो किस अवस्था में चला जाता है, ठोस, ठीक है, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में चला जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे आपसे पूछा ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस में क्या होता है, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेयर दाब, मतलब थोड़ा भी इसको एक atm लगाओगे, 1 एटमॉस्फेयर जब दाब लगाओ देंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस से गैस बन जाएगा। ड्राई आइस यहाँ पे आपसे जैसे किसी ने ड्राई आइस इसे क्यों कहते हैं, तो ड्राई आइस का मतलब होता है कि जब वायुमंडलीय दाब में 1 एटमॉस्फेयर से कम दाब लगाया जाए, ठीक है, अब वो क्या हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो उस पर जब कम दाब लगाया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, उसके कण क्या होंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ज़्यादा दूर हो जाएंगे ना, तो गैस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अब सीधा आपका क्वेश्चन ये मिल गया कि शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा और चीज़ जान लेते हैं, मतलब द्रव, ये सब कैसे क्या क्रिया होती है, ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे द्रव है, ये एक द्रव है, ठीक है, द्रव से जब ठोस बनता है या गैस बनता है, ठीक है, जमना और क्लंग, मतलब ठोस से द्रव बनता है तो क्या होता है, द्रव से जब ठोस बनेगा तो क्या गए, जमेगा, और जब ठोस से द्रव बनेगा तो क्या होता है, संगलन, संगलन मतलब होता है गलन, ठीक है। अब द्रव से कोई चीज़ गैस बनेगी, ठीक है, तब क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ गैस से संघनन, गैस से द्रव बनेगी तो क्या होगा, संघनन मतलब गलन, ठीक है। अब कोई चीज़ ठोस से गैस, अगर कोई चीज़ डायरेक्ट ठोस से गैस बन रही तो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, तब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। अगर कोई चीज़ गैस से ठोस, ठोस से गैस बन रही है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब जैसे बात करें यहाँ पर फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर, ठीक, जैसे क्या हुआ, हमने ये कपूर लिया एग्जांपल के लिए, कपूर लिया, ठीक है, कपूर को हमने क्या किया, जला दिया, ठीक है, कपूर को हमने ऊष्मा दी, ठीक है, तो क्या हो गया, वो सीधा ठोस से क्या होता है, द्रव में आए बिना, द्रव अवस्था में आए बिना वो किस में चला जाता है, गैस में। कपूर को हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में नहीं आता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब उसको हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, सीधा किस में चला जाता है, गैस में। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड हो गया, फिनाल की टैबलेट आती है, घरों में डाली जाती है, तो उसको भी क्या होता है, वो सीधा ठोस होती है, वो सीधा किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में, ठीक है। अब यहाँ पर तापमान का कोई कार्य नहीं था, क्योंकि जब नॉर्मल तापमान होगा, जब यहाँ पर सामान्य ताप होगा, जब यहाँ से दाब लगाया जाएगा तब किस अवस्था में जाएगी, ठोस से द्रव। अगर हम यहाँ पर तापमान को तेज कर देंगे, तापमान भी तेज करें और ऊपर से दाब लगाएं तो क्या होगा, ये जो गैस है द्रव अवस्था में नहीं जाएगी। जब हम यहाँ पर सामान्य ताप करेंगे तभी जब क्या होगा, ऊपर से दाब लगाएंगे तब जाके द्रव से गैस, ठीक है। अब आप लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में, ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे समझ चुके होंगे, ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में, ठीक बच्चों। ऊर्ध्वपातन के बारे में तो आप लोग अच्छे से जान चुके, मतलब कोई चीज़ जैसे ठोस है गैस में बनने, जैसे क्या कपूर ठोस होता है, ठीक है, तो जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट गैस। ऐसे ही क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, उसको हम जब जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, गैस में, ठीक है। अगर यहीं पर हम किसकी बात करें, फिनाल की बात करें, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगी, अगर घरों में देखो तो सीधा क्या होती है, फिनाल की गोली घरों में रखी जाती है तो क्या हो जाती है, सीधा द्रव अवस्था में आए बिना सीधा किस में चली जाती है, गैस में। तो ये होता है आपका ठोस से गैस या गैस से ठोस बनना, तो ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कपूर, अमोनियम क्लोराइड, फिनाल। हेलो बच्चों, तो आप लोग अब क्या पढ़ेंगे, वाष्पीकरण, ठीक है।
तो वाष्पीकरण का सीधा मतलब होता है कि वाष्प का बनना। क्या होता है? वाष्प का बनना। ठीक है, तो वाष्पीकरण का आप लोग को पता ही होगा कि वाष्प का बना। क्वथनांक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, क्वथनांक के बारे में भी जानते हो। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जहाँ से पानी उबलना शुरू हो जाए वो क्या होता है? क्वथनांक। तो यहाँ पर थोड़ा अलग देखना है, मतलब क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास क्या है, अभी एक पतीला है। ठीक, मतलब एक पतीला है, इसमें क्या किया हमने? पानी रख लिया। इसमें क्या किया हमने? पानी रख लिया। फिर अब क्या हुआ? अब हमने इसमें पानी रख लिया तो इसके नीचे क्या दी हमने? ऊर्जा दी, मतलब इसके नीचे हमने कहा तापमान दिया, इसके नीचे उष्मा दी। तो क्या होता है कि आपने जैसे ही पानी गर्म करने के लिए रखा, ठीक है, तो आप पानी उबलने से पहले क्या होता है? इसमें से वाष्प के कण बाहर निकलने लगते हैं। मतलब आपने पानी को गर्म करना शुरू किया, ठीक है, उसके कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि पानी से भाप टाइप में वाष्प निकलना शुरू होती है। तो वो क्या होता है? यही वाष्पीकरण होता है, मतलब क्वथनांक, मतलब उबलने से पहले ही वाष्प का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर पानी भी उबला नहीं और इससे पहले ही कुछ वाष्प के कण बाहर निकलने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्वथनांक से कम ताप पर, मतलब उबलने से कम ताप पर, मतलब क्या है? द्रव जो है, द्रव भी जो है उबलना शुरू नहीं हुआ, द्रव के कण बाहर जाने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर हमने टेम्परेचर दिया, ऊष्मा दी, और बस उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा यहाँ पर भाप निकलना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक और एग्जाम्पल, जैसे ये क्या हुआ, एक थाली ली, एक थाली को में हमने थोड़ा पानी रख दिया, एक पानी में थोड़ा, और उसको कुछ दिनों के लिए हमने एक कमरे में बंद कर दिया। क्या कि एक कमरे में बंद कर दिया 5, 8, 10 दिनों के लिए। फिर आप उसके बाद कुछ दिनों के बाद देखोगे कि उस थाली में पानी नहीं होगा। क्या? पानी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता? क्योंकि क्या होता है, ये देखो, द्रव के सतह पर उपस्थित कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती, जो इसके उपस्थित सतह है, ये इसकी सतह पर द्रव के जो कण होते हैं उनमें क्या होता है? उनके कण में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो वो सब क्या होते हैं? आपस में टकराने लगते हैं और भागने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा बहुत होती है, तो सब ऊपर की ओर भागने लगते हैं। तो ये होता है, जो द्रव के जो सतह पर होता है, द्रव के कण जो सतह पर होते हैं उनकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझा चुके हैं। ये देखो, द्रव के कण हैं, देखो, द्रव की सतह पर उपस्थित कण की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, ये क्या है? सतही प्रक्रिया है। ये क्या है? सतही प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, जैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण मतलब क्या हुआ? सतह के छेद पर। पहला क्या है? सतह के छेद पर। सतह के छेद पर जैसे मैंने एक लिया है, जग है, और ये क्या है? एक मेरे पास थाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण किसमें होगा? लोटे में होगा कि इसमें होगा? ये चीज़ हमें देखना है। ठीक है, लोटे में पानी यहाँ तक है और थाली में पानी यहाँ तक है, तो वाष्पीकरण किसमें होगा सबसे ज़्यादा? जिसमें सतह सबसे ज़्यादा होगी। किसमें सतह सबसे ज़्यादा है? थाली में। तो वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा इसमें होगा। कम किसमें होगा? इसमें, क्योंकि इसमें क्या है? सतह की कमी है, और इसमें सतह की वृद्धि, मतलब सतह इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें सतह कम है। तो वाष्पीकरण थाली में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? सतह के क्षेत्र बढ़ने पर तो क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जितना सतह की क्षेत्र कम होगा उतना वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान में वृद्धि। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान में वृद्धि। जैसे क्या होता है? जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा, और अगर कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। तो तापमान की वृद्धि मतलब क्या? कमी और वृद्धि दोनों में होगा। जब तापमान की वृद्धि अधिक होगी मतलब तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, अगर तापमान में कमी होगी तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर तापमान गर्म होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, अब कहते हैं आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब कमी क्या होती है? आर्द्रता मतलब होता है बारिश। बारिश के मौसम में हवा में क्या होता है?
बारिश में बरसात के मौसम में हवा जो चलती है उसमें क्या होते हैं, पानी के कण पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल दिनों में जब हवा होती है उसमें पानी के कण कम पाए जाते हैं। तो आर्द्रता में कमी, बरसात के दिनों में क्या होता है, नमी कुछ ज़्यादा होती है ना, और गर्मियों, तो आर्द्रता में क्या होता है, आर्द्रता में कमी, जब बरसात अधिक होगी, ठीक है, जब बरसात आर्द्रता में कमी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जब आर्द्रता में वृद्धि होगी तब वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप कहता है वायु की गति में, वायु की गति में वाष्पीकरण, ठीक है। जैसे क्या किया, वायु की गति में वाष्पीकरण, जैसे ये क्या हुआ, एक कपड़ा हुआ, ये आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, भिगो लिया, इसको क्या किया हमने, भिगो लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक कपड़े के, दो कपड़े हैं जैसे, ठीक है, ये दो कपड़े हैं, इसको हमने क्या किया, इसको भिगो लिया, ठीक है। फिर उसको हमने एक कपड़े, एक तार पे गए ऐसे डाल दिया, और दूसरा कपड़ा उसी बाल्टी से निकाला, उसको क्या किया, ऐसे ऐसे हॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाष्पीकरण किस सबसे ज़्यादा किस में होगा, हवा में होगा कि सुखाने पर होगा, ऐसे करने पर होगा कि वहाँ पर सुखाने पर। तो वाष्पीकरण क्या होगा, हवा में, गति में, मतलब वायु की गति में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वायु की गति में, वायु की गति जब तेज़ होगी तो वाष्पीकरण कम ज़्यादा होगा, और अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, समझे। अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा ना, इसमें से वाष्प जल्दी निकलेगी, अगर उसको रखेंगे तो देर में निकलेगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वाष्पीकरण से शीतलता। शीतलता का मतलब ये होता है, जैसे हमने क्या किया, इसका एग्जाम्पल, एसीटोन लिया, हमने क्या किया, अपनी हथेली पर ये एसीटोन रख लिया, ये हमारे हथेली पर एसीटोन रखा है, ठीक है। एसीटोन क्या हुआ, अब ये पिघलना चालू हो जाता है। एसीटोन क्या हुआ, जब ये पिघलता है तो क्या होता है, इसमें से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, वाष्पीकरण से कम ऊर्जा, मतलब वाष्पीकरण से ऊर्जा का कम, मतलब ऊर्जा कम हो रही है, ठीक है। अगल बगल से ऊर्जा का अवशोषण, मतलब कहीं और से ऊर्जा लेना, शीतलता उत्पन्न होगा। ये हमने स्टेप में इसलिए जैसे लिखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारे हाथ पे क्या रखा है, एसीटोन रखा है, ठीक है। एसीटोन से क्या होती है, जब ऊर्जा निकलती है, एसीटोन ठंडा होता है ना, एसीटोन क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, तो क्या होती है, इसमें से ऊर्जा निकलना चालू है तो ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी ना। जब कमी होगी तो आसपास से ऊर्जा खींचेगा, हमारे हाथ से ऊर्जा खींचेगा, तब हमें क्या, जब ये आसपास से ऊर्जा को खींचेगा तब हमें महसूस होगा कि इसमें ठंडाई, मतलब शीतलता मिले, तो हमें हाथ में ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि ये नहीं आपको पता है कि ये ऊर्जा खींच कहाँ से रहा है, ये आपके हाथ से ऊर्जा खींच रहा है, क्योंकि इसमें से ऊर्जा की कमी होगी तो कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा लाएगा, तो कहाँ से लाएगा, आपके हाथ से, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, घरों में देखो, आप लोग घरों में भी देख सकते हो, जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप लोग मम्मी लोग, सिस्टर लोग कॉमन है, नेल पॉलिश लगाती है ना, तो उसको देखना, आप लोग हाथ पे रख के देखना या कहीं पे यूज़ करके देखना, तो आप लोगों को क्या लगता है, वहाँ पर आपको हल्का हल्का सा ठंडा लगेगा। जब उसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद देखना, कुछ सेकंड बाद आपको शीतलता प्रदान, मतलब आपको हल्की हल्की सी ठंडाई मिलेगी, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि गर्मियों में लोग सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, गर्मियों में लोग सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, ठीक है, ठीक है। चुप, गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है, सूती कपड़े आरामदायक होते हो, क्या कहते हैं, हमारे शरीर से क्या होता है, पानी को खींचते हैं, पसीना आता है, पसीना सबके आता है ना, क्या होता है, पसीना निकलता और फिर अंदर से क्या होते हैं, जब उसमें से ऊर्जा निकल रही, एसीटोन वाला जो आपको एग्जांपल बताए थे, जस्ट इसमें भी वही प्रिपेयर कर लो, सेम आ जाएगा। जब वहाँ से ऊर्जा निकलेगी तो और कहाँ से निकालेंगे, हमारे शरीर से और ऊर्जा निकालेंगे, तो क्या होता है इसमें, जब ऊर्जा खींचेगा तो हम लोगों को हल्का हल्का सा आरामदायक मिलता है, शीतलता मिलती है, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप लोगों को वाष्पीकरण के बारे में भी अच्छे से जान गए, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सतह के क्षेत्र पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में, आर्द्रता भी आप लोग अच्छे से जान के, वायु की गति, वाष्पीकरण से शीतलता, ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग वाष्पीकरण का मतलब भी जानते हैं कि वाष्प का बनना, क्वथनांक का मतलब भी जानते हैं कि जहाँ से पानी उबलना शुरू हो सकता है, क्या कहते हैं, क्वथनांक, ठीक है। चलो अब आप लोगों को आगे और भी वीडियो मिलती रहेंगी, कृपया मेरे चैनल को आप लोग
लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जो कि आने वाली वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहें। थैंक यू।